नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण इजी सॉल्यूशन पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे अनुरोध कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे जो बेल आइकन को उसको प्रेस कर लें। हाँ, हमारा एक लक्ष्य है, हमारा एक मिशन है कि हमें अपनी जो खेत की मिट्टी है उसको स्वस्थ करना है, उसे पुनः उस विषाक्तता से, उस प्रदूषण से बाहर लाना है जिसने हमारे स्वास्थ्य को और संपूर्ण प्राणी जगत के जीवन को खतरे में डाल दिया है। तो ये हमारा लक्ष्य है। आप इस लक्ष्य से जुड़ सकते हैं और आप यदि कृषक हैं और प्राकृतिक तरीके से जैव जैविक तरीके से खेती करना चाहते हैं और जो जो कीटनाशकों का, जो रासायनिक खादों का प्रयोग हम बहुतायत से कर रहे हैं उससे बचना चाहते हैं तो इस मिशन से आप भी जुड़ सकते हैं। आज हम बात करते हैं कि आप किसी भी तरह की खेती करते हैं, चाहे प्राकृतिक करें या आप जैविक खेती करें, उस जैविक खेती से, उस प्राकृतिक खेती से आप अच्छा उत्पादन कैसे ले सकें, अच्छी जो उपज कैसे ले सकें, उसके कुछ पैरामीटर हैं, उसके कुछ लक्ष्य हैं। वो लक्ष्य यदि सही हैं तो फिर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उसकी पैरामीटर हैं, सबसे पहले तो आपकी मिट्टी स्वस्थ होनी चाहिए। स्वस्थ मिट्टी का पैरामीटर क्या है कि आप यदि मिट्टी की जाँच कराते हैं, उसका पीएच जो है, उसका एसिडिटी को बेस जो जो संतुलन है वो सामान्य रहना चाहिए। वो 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में रहना चाहिए। इससे अधिक है तो उसका मतलब मिट्टी क्षारीय है और इससे कम है तो उसका मतलब है आपकी मिट्टी में अम्लता ज़्यादा है। अम्लता के कारण कुछ जो अम्लता बढ़ने के कारण हाइड्रोजन के आयंस ज़्यादा रहते हैं और लवणीयता के कारण ये समस्या हो जाती है। ये समस्या भी हमारे देश में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो पहला तो पीएच स्तर समान होना चाहिए। दूसरा कि आपकी मिट्टी के अंदर जो ह्यूमस है, ह्यूमस कहते हैं जो जटिल कार्बनिक संरचना होती है। ये कार्बनिक संरचना जो हमारे फसल अवशेष हैं या कार्बनिक पदार्थ हैं या प्राणियों के मलमूत्र हैं, मृत शरीर हैं या फसल अवशेष हैं, इन्हीं के अपघटन से जो पदार्थ ज़्यादा अपघटित नहीं होते, अब उनकी अपघटन की सीमा लगभग स्थिर हो गई है। इनकी जटिल संरचना को और अव्यक्तित सूक्ष्म खंडों में विभाजित नहीं किया जाता, उसे हम ह्यूमस कहते हैं। और ये ह्यूमस भी हमारे खेत के लिए, खेत की उर्वरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी जो ह्यूमस के कारण हमारी मिट्टी के अंदर भुरभुरापन रहता है, नमी बनी रहती है, मुलायम बनी रहती है, पेड़ों का अच्छा सा विकास हो पाता है। और ये ह्यूमस के जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हीं में हमारे मिट्टी के जीवाणु हैं तेजी से विकसित होते हैं। कई तरह के जीवों को ये सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करता है। ये काफी मात्रा में जल को सोख के भी रखता है, इसलिए मिट्टी में काफी लंबे समय तक नमी बनी रहती है। और यदि मिट्टी में नमी ना रहे, मिट्टी में केवल सूखापन रहे, तो जो भी बीज हम डालते हैं इसमें वो ज़्यादा समय तक ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ऐसे बीज को या दीमक आदि दूसरे जो कीट पतंग हैं वो अपना आहार बना लेते हैं। दीमक उसे अपने भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं या फिर वो बीज मिट्टी में पड़ा पड़ा खराब हो जाता है। इसलिए हमारी जो मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो घट जाती है। जीवाश्म पहले ह्यूमस का तो यही असर पड़ जाता है। दूसरा, यदि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक कार्बन कम है, ऑर्गेनिक कार्बन भी कार्बनिक संरचनाओं से पैदा होता है। इन्हीं जो हमने फसल अवशेष कहे, मलमूत्र कहे, मृत शरीर कहे या दूसरी कार्बनिक संरचना है, उनके अपघटन से, उनके डिकम्पोजिशन से पैदा होता है। लेकिन ये सूक्ष्म कणों में विभाजित हो जाता है। ये उन जैसे कि ग्लूकोज में, जैसे कि ये ह्यूमिक एसिड, फ्लोविक एसिड या अमीनो एसिड तक में खंडित हो जाते हैं। और ये हमारे जो सबसे मिट्टी के जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी वनस्पतियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी उपयुक्तता को बढ़ाने में काम करते हैं। यही जो सक्रिय ऑर्गेनिक कार्बन है, हमारे जो पोषक तत्व हैं, चाहे वो कैल्शियम है, चाहे फास्फोरस है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस, पोटासियम जितने भी हैं, इनको सक्रिय करता है, जड़ों के पास लाता है और एक विशेष क्रिया के माध्यम से हमारी वनस्पतियों को, हमारे पेड़ पौधों को प्लावित कराता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमारी मिट्टी में जो दूसरे पोषक तत्व रहते हैं, इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उनके बगैर तो हमारी मिट्टी की जो पोषकता है वो भी घट जाती है। तो इन सब पैरामीटर पे हम मिट्टी के स्वास्थ्य को देखते हैं। तो ये सामान्य होना चाहिए। यदि
इसमें असंतुलन है तो निश्चित रूप से हमारी मिट्टी उपजाऊ नहीं है। यदि मिट्टी का पीएच सामान्य नहीं है, मिट्टी के अंदर पर्याप्त पोषणता है, पर्याप्त न्यूट्रिशन है, पर्याप्त ये खनिज मिनरल्स उपलब्ध हैं, तो वो अपनी सक्रियता गंवा बैठते हैं, अपनी उपयोगिता गंवा बैठते हैं, तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य घट जाता है। और इसी को हम दूर करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने 35-40 सालों से 50 सालों से जो मिनरल्स की खनिज तत्वों की आपूर्ति का एक साधन ढूंढ लिया, उन्होंने व्यापार ढूंढ लिया। वो कहते हैं कि मिट्टी में पोषक तत्व हैं, लेकिन ये हमारी फसलों के काम नहीं आ रहे, फसलों की उत्पादकता घट रही है, तो हम उसे कृत्रिम तरीके से उधार के रूप में अपनी फसलों को दे सकते हैं। इसी का आयाम हमने रासायनिक खादों में खोजा। इसी से हमने यूरिया, डीएपी या एनकेपी आदि जैसी खादों का निर्माण किया और उससे एक व्यापार का पूरा तंत्र विकसित हो गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज हम अपने देश की बात करें, केवल मात्र भारत की बात करें, तो भारत सरकार केवल यूरिया, डीएपी आदि खादों पर 4.5 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। अधिक मूल्य में इन खादों को विदेशों से खरीद कर या अपने जो फैक्ट्री हैं भारत में, जो खाद्य उत्पादक इकाइयां हैं, उनसे खरीद कर उसको सस्ते भावों पर किसानों को देती है, ताकि किसानों अच्छी फसल ले सकें। और इससे हम देख रहे हैं कि कई तरह के दुष्प्रभाव भी हमारे सामने आ रहे हैं। खादों के अधिक प्रयोग से हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी घट रही है, मिट्टी की संरचना है उसमें बदलाव आ रहा है, मिट्टी का भुरभुरापन, जो मुलायमपन थी वो खत्म हो रहा है, मिट्टी हार्ड होती जा रही है, मिट्टी के ऊपर सीमेंट जैसी परत छाती जा रही है। अब मिट्टी ज़्यादा समय तक जल को सोख नहीं पाती है, नमी उसमें रह नहीं पा सकती है, और इसीलिए बहुत तरह के जो हमारे लाभकारी जीवाणु हैं उनकी संख्या घट गई है, और उनकी जगह जो रोग कारक जीवाणु हैं, रोग कारक कीट हैं, मिट्टी में विकसित होने लगे हैं। तो ये कारण है। तो ये बताया कि मिट्टी के स्वास्थ्य का एक पैरामीटर है, स्वस्थ मिट्टी से ही हम अच्छे उत्पादक पहले सकते हैं। अब आज बात करते हैं शिमला की खेती, शिमला खेती, शिमला मिर्च की। शिमला मिर्च भी पिछले कुछ दशकों से बहुत लोकप्रिय हुई है, उसकी उपयोगिता निरंतर बढ़ गई है और अब पूरे साल ही हमारे घरों में प्रयुक्त होती है, सब्जी के रूप में, दूसरी चीजों के रूप में। कई तरह के रूपों में शिमला मिर्च उपलब्ध है और इसकी उपयोगिता बढ़ी है, इसकी मांग बढ़ी है, इसलिए शिमला मिर्च की दो फसल अब ली जाने लगी है। लेकिन कुछ महीने ऐसे हैं जब तापमान में गर्माहट ज्यादा रहती है, गर्मी ज्यादा रहती है, तब इसकी उत्पादकता घट जाती है, और ऐसी अवधि में जो किसान, जो 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 सब्जी वर्गीय फसल करने वाले मित्र हैं, वो अच्छा लाभ कमा लेते हैं। शायद उनको लाभ ना मिले, लेकिन व्यापारी वर्ग उससे अच्छा लाभ कमाता है, क्योंकि इस सीजन में तो 100, 150, 200 किलो तक भी शिमला मिर्च बिक जाती है। यदि ऐसे सीजन में विवाह शादियां भी होती हैं, तो हमने देखा है कि अक्सर गर्मी में विवाहों का कार्यक्रम चलता रहता है, पार्टियां होती रहती हैं, भोज होते रहते हैं, और आज इन सब जगह शिमला मिर्च की डिमांड बढ़ गई है। शिमला मिर्च की जो खेती करते हैं, जो मॉडर्न खेती करते हैं, आधुनिक खेती करते हैं, यदि उनकी बात की जाए तो शिमला मिर्च की खेती के लिए उन्हें नाइट्रोजन के लिए 250-300 केजी प्रति एकड़ की जरूरत पड़ती है। यदि फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस के रूप में भी वो 120 से लेकर 130-40 किलोग्राम फास्फोरस को इस्तेमाल कर लेते हैं। पोटाशियम की जरूरत भी बढ़ जाती है 150 से 200 किलो के आसपास। वो अकेला पोटाशियम शिमला मिर्च की जो 3-4 साल महीने की फसल है उसमें उपयोग कर लेते हैं। इसके अलावा भी है, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, वो भी उपयोग करते हैं, जो मल्टी मिनरल्स हैं उनका भी प्रयोग करते हैं। तो इतनी मात्रा में इनको ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की जरूरत पड़ती है। इससे उनकी मिट्टी पर दुष्प्रभाव पड़ता है, मिट्टी खराब होती है। लेकिन मिट्टी खराब हो तो क्या फर्क पड़ रहा है, उत्पादकता मिल रही है। उत्पादकता के कारण वो ज्यादा मात्रा में खादों का प्रयोग भी कर लेते हैं, और ऐसे में उन्हें काफी सामान्य, यदि उनके फसलों में किसी तरह का रोग नहीं है, लेकिन रोग सुरक्षा के रूप में भी सामान्यतः 25-30 हजार रुपए के वो कीटनाशकों का प्रयोग कर लेते हैं। यदि किसी तरह के रोग उनके फसलों में शिमला मिर्च पर लग जाए तो फिर इसकी सीमा बढ़ जाती है। ऐसे में वो लाख, 1.25 लाख रुपए कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, शिमला मिर्च भी, हरी मिर्च, गोभी, कुकुम्बर, यानी कि खीरा, ऐसी फसलों में सबसे ज्यादा जो कीटनाशकों को प्रयोग करने वाली फसलों में है, सबसे ज्यादा विषाक्तता इन्हीं के ऊपर होती है।
इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन ऐसे मित्र यदि जैविक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से शिमला मिर्च की फसल लेना चाहते हैं और अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, सामान्यतः शिमला मिर्च की उत्पादकता 20 से 25 टन की प्रति एकड़ के आसपास मानी गई है। लेकिन जो अतिरिक्त मात्रा में रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं तो ज़्यादा समय तक इसके पौधों को बचा सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि शिमला मिर्च की जो फसल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साढ़े 3 महीने तक चलती है। उसका पौधा जैसे ही 30-35 दिन का होता है उसमें फ्लावरिंग आ जाती है। तो फ्लावरिंग से पहले जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जरूरत पड़ती है उसकी वो एक डोज तो दे ही देते हैं कि एक डोज तो बुआई के समय देनी पड़ती है। पर यदि आप इतने अतिरिक्त रासायनिक खादों के प्रयोग से बचना चाहते हैं तो मैंने देखा है, हमने ऐसे प्रयोग कराए हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे मित्रों ने प्रयोग किए हैं। ऐसे में आप शिमला मिर्च की खेत की जब तैयारी करते हैं, जब आप शिमला मिर्च बुवाई करना चाहते हैं उससे पहले खेत की तैयारी करेंगे तो तैयारी के दौरान ही आप 25 से 30 क्विंटल के आसपास जो गोबर की खाद होती है, गली सड़ी खाद होती है, वो अपने खेत की मिट्टी में डाल सकते हैं। सिंचाई के बाद उसकी जुताई कर सकते हैं। उससे पहले चाहे तो हरी खाद का प्रयोग भी कर सकते हैं। और ऐसे में यदि उसकी मात्रा को यदि आप सीमित करना चाहें तो हमारे जो जो गोबर की राख का जो पाउडर है उसका प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की राख के अंदर क्योंकि हमने उसमें कुछ और चीज़ों का प्रयोग भी किया है, कुछ और चीज़ों को भी उसमें मिक्स किया है जिसमें कि जैसे कि सी बीड्स एक्सट्रैक्ट है, मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है। ऐसे 20-12 जड़ी बूटियों के एक्सट्रैक्ट का हमने उसमें मिश्रण किया है। और ऐसे में यदि इसका प्रयोग उसके साथ में करते हैं तो इससे केमिकल जो खादों की जरूरत घट जाती है। फिर आपको कम से कम मात्रा में केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ती है। जो मित्र केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करना ही चाहते हैं क्योंकि उन्हें भरोसा नहीं है, वो डरते हैं कि फसल में बैठ ना जाए, फसल में हानि ना हो जाए, तो ऐसे मित्र 200-250 केजी के आसपास नाइट्रोजन की जगह उसकी जरूरत को मुझ ज्यादा से ज्यादा 30-35 केजी यूरिया से कर सकते हैं। उस यूरिया को 3-4 मात्रा में विभाजित करके देना, एक बार में नहीं देना। दूसरा, यदि फास्फोरस की मात्रा को सीमित करना चाहते हैं तो उनके लिए 20-25 केजी के आसपास फास्फोरस 3 महीने 3.5 महीने की पर्याप्त है। इसी तरह वो पोटासियम की मात्रा को घटा सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा को घटा सकते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इसलिए जरूरी है कि शिमला जो हरी मिर्च का पेड़ है पूरी अवधि तक 3-3.5-4 महीने तक हरा भरा रहता है। उसमें निरंतर पत्तियां आती रहती हैं, डालियां निकलती रहती हैं, डालियों की संख्या बढ़ती रहती है और डालियों पर फूल भी आते रहते हैं। फूल आएंगे तो फिर शिमला मिर्च बनेगी ना। तो शिमला मिर्च भी काफी मात्रा में निकलती रहती हैं, शिमला मिर्च भी लगभग हरी रहती है। तो ऐसे में मैग्नीशियम की और सल्फर की बहुत जरूरत रहती है। तो ऐसे में मैग्नीशियम सल्फेट भी कई बार देना पड़ता है ताकि फोटोसिंथेसिस क्रिया के लिए पर्याप्त जो क्लोरोफिल निर्मित होता रहे। और जो सल्फर की जो आवश्यकता है वो उसकी जो शाखा जो उसकी तना है, टहनी अहन को मजबूती देने के लिए होता है। पोटासियम की आवश्यकता रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए होता है। तो आप हमारे जो गोबर राख का पाउडर है उसके माध्यम से रासायनिक खादों के न केवल प्रभाव को कम कर सकते हैं बल्कि उनकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें जो चीजें हमने डाली हैं, जो इसमें रासायनिक काम पदार्थ हैं, वो मिट्टी में पहुंचती अपनी सक्रियता दिखाने लगते हैं। इसके निरंतर प्रयोग से मिट्टी की संरचना बदलाव शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो मिट्टी में ह्यूमस की संरचना बढ़नी शुरू हो जाती है। ह्यूमस क्योंकि जो फसल अवशेष या रह जाता है उसको ये इस्तेमाल करता है, मिट्टी भुरभुरा लाना शुरू कर देता है मिट्टी में, उसके माध्यम से नमी बनी रहती है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि यदि आप निरंतर इसका प्रयोग करते हैं, शुरुआत में तो जब आप फसल तैयारी कर रहे हैं, फसल की बुवाई कर रहे हैं, उससे पहले तो मात्र 1-1.5 केजी के आसपास आपको इस गोबर राख की पाउडर है उसकी जरूरत पड़ती है। उसको 50 लीटर पानी में भिगो लें और जब पानी घोल तैयार हो जाए तो सिंचाई के माध्यम से अपनी फसलों को देते हैं। उससे पहले यदि आपने गोबर की खाद का प्रयोग किया है तो उसके बाद दे सकते हैं। और जब खेत खुश्क हो जाए, जुताई की उसमें आवश्यकता अनुभव होने लगे तो जुताई कर दें। जब आपका खेत तैयार हो जाए उसके बाद शिमला मिर्च के जो पौधे लाके उसमें रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के समय के बाद जब इसमें पहली सिंचाई करते हैं तब आप इसकी 200-250
ग्राम की जो मात्रा है उसको 50 केजी पानी में घोल लें और घोलने के बाद उसको चाय के साथ में अपने फसलों को देते हैं। ये जब तक आपकी शिमला मिर्च में सिंचाई की जरूरत रहती है, जब भी पड़ते, चाहे महीने में 2 बार पड़े, 3 बार पड़े, 5 बार पड़े, जब प्रत्येक बार 200 से 250 ग्राम के आसपास इस गोबर की राख का पाउडर लेके उसको पानी में घोल लें और सिंचाई के माध्यम से अपने फसलों को देते रहें। इसका स्प्रे भी कर सकते हैं कि स्प्रे के माध्यम से हम फसलों के ऊपर किसी तरह के रोग आक्रमण को रोक सकते हैं। तो ऐसे में यदि आप इसकी स्प्रे करना चाहते हैं तो आप इसी तरल के साथ में, जिसे आप 50 लीटर का जो तरल तैयार करते हैं उसमें से 10 लीटर तरल निकाल लें। उसमें 2-2.5 केजी के आसपास आप नीम की पत्ती मिल जाते हैं, नीम की पत्ती ले लें। नीम की पत्ती ना बने तो आप जो जंगली गेंदा होता है उसका फूल और पत्तियां ले लें, उनकी चटनी बना लें, पेस्ट बना लें, उसको इसमें मिला दें। इसके अलावा आप ग्लो मिल जाए तो ग्लो की चटनी बना के उसमें डाल लें। ये भी ना मिले तो आप तुलसी की पत्तियों की पेस्ट बना के उसमें डाल दें। ऐसे 4-5 चीज़ों को एक साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं और उसको छान कर आप स्प्रेयर के माध्यम से अपनी फसलों को स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आपकी फसल पर किसी तरह के रोगों का आक्रमण ना हो, फसल सुरक्षा बनी रहे। इसके माध्यम से एक चीज़ और भी होती है कि आप देखेंगे कि शिमला मिर्च के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां हैं वो ज़्यादा गहरी हरी हो जाती है, उनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है, वो ज़्यादा स्वस्थ हो जाती है, आकार में बढ़ जाती है, नई चमक आ जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें पत्तियों के माध्यम से हमारे पौधों में चली जाती है। तो ये नियम भी चलते रहे, 15-20 दिन में एक बार स्प्रे कर देना इसी चीज का, और हर सिंचाई के साथ में सिंचाई के माध्यम से पौधों को पिलाते रहना। इसके माध्यम से भी आप अच्छी फसल ले सकते हैं, फसल की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः आपकी जो शिमला मिर्च की फसल है वो ज्यादा से ज्यादा 90 और 100 दिन चलती है, 3 महीने तक ही चलती है। 3 महीने में 1 महीना 35-40 दिन तो फ्लावर, पहला फ्लावर आने में लग जाता है। तो पहला जो शिमला मिर्च का जो फल है वो करीब 40-45 दिन में आपके हाथ लगता है। यदि उसका आकार बढ़ाना है, उसकी संख्या में वृद्धि करनी है, उसका वजन बढ़ाना है, उसका स्वास्थ्य बढ़ाना है, उसकी न्यूट्रिशन बढ़ानी है, तो फिर आप इस फसल को 4 महीने 5 महीने तक जारी रखेंगे तो अच्छी उत्पादकता भी ले सकते हैं। तो उसके लिए भी जरूरी है, हम आधुनिक खेती में यही करते हैं, इसलिए बार बार हमें पोषक तत्वों की आपूर्ति करनी पड़ती है। उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस ठीक है ही है। इसके अलावा कई बार शायद पूरी फसल में दो, यदि हम उसको 4-5 महीने तक जारी रखते हैं तो 2 बार मल्टी मिनरल्स मिक्सचर का भी प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि सूक्ष्म जो मिनरल्स हैं उनकी भी जरूरत शिमला मिर्च को रहती है, जिसमें कैल्शियम है, सल्फर है, कॉपर है, फेरस है, बोरोन है, मॉलिब्डेनम है, ये सब की जरूरत पड़ती है। लेकिन यदि आप उससे बचना चाहते हो मात्रा, तो हमारे जो गोबर घास का पाउडर है, इसके माध्यम से मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उसको भी आपकी जो पौधों की जड़ें ग्रहण कर लेती हैं, कि उसके माध्यम से आपके पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक जाना शुरू कर देती हैं। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक पैरामीटर दिया कि यदि आप जैविक खेती से शिमला मिर्च की फसल लेना चाहते हो, रासायनिक खादों से बचकर अच्छा उत्पादन लेना चाहते हो, उत्पादन को बढ़ाना चाहते हो, अच्छा लाभ लेना चाहते हो, तो मात्र इस जो गोबर की राख का ये पाउडर है इसकी मदद ले सकते हैं। वैसे हमारे पास 2 चीज और हैं, उनकी अपनी उपयोगिता है। उसमें एक तो है गोरस, उसमें गाय के गोबर में जो जीवाणु रहते हैं, सूक्ष्म मिट्टी के जीवाणु का मिक्सचर तैयार किया है, उसका आप फसल तैयारी के जब खेत की तैयारी करते हैं तब प्रयोग कर सकते हैं। उनके माध्यम से आपकी मिट्टी में बहुत तरह के बैक्टीरिया पहुंचते हैं और उन बैक्टीरिया को ज़्यादा सक्रिय करना है, उनकी संख्या में वृद्धि करनी है, जीवाणु से आपने लाभ लेना है, तो भी ये गोबर की राख का घनसत्व है, पाउडर है, ये आपकी मदद करता है। गोबर की जो मूत्र, जो गाय के मूत्र की जो भस्म है वो ग्रोथ प्रमोटर का कार्य करती है। उसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कुछ पूछना चाहते हैं, आप गोबर की जो मैंने राख का प्रयोग करना चाहते हैं, टाइल करना चाहते हैं, निसंकोच मुझसे कहो, मेरे पास आके इसको आप 200-250 ग्राम के आसपास निःशुल्क भी ले जा सकते हो, क्योंकि कुरियर से भेजने में 100-125 रुपये का खर्चा आता है। ये तो आप
वो खर्चा भेजती है तो भी मैं कोशिश करूंगा आपको आपके घर पर इसकी पहली डोज प्रयोग के लिए, ट्रायल के लिए आपके घर पहुंचा दी जाए। मेरे लिए कोई सेवा हो तो निसंकोच कोई। धन्यवाद मित्रों।